मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत की है, जहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,099 मतों से चुनावी शिकस्त दी है। आशा नौटियाल को 23,130 और मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। बीजेपी की इस जीत पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये केवल एक उपचुनाव में विजय नहीं, बल्कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता द्वारा स्पष्ट रूप से नकारे जाने का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में हर संभव प्रयास किया है कि झूठे आरोपों और भयानक शोषण के माध्यम से जनता को गुमराह किया जाए, लेकिन केदारनाथ की जनता से अपने विवेक से इन सब दावों के सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे और पूरे प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन को बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा को प्रचंड मत से विजयी बनाकर केदारनाथ की जनता से स्पष्ट कर दिया है कि वे सच्चाई और विकास के साथ है। यह चुनाव जनता के उस विश्वास का प्रतीक है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार के प्रति दिखाया है। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस दिग्गज नेता हरीश रावत ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम को चिंताजनक बताया। जालमोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव के बहाने बीजेपी पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में सट्टा, शराब और धनबल की जीत हुई है, जबकि उत्तराखंड सरोकार के हार हुई है। वहीं पर हरीश रावत ने केदारनाथ के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को उत्तराखंड की आवाज उठाने वाला नेता बताया। यदि अभी तो रिजल्ट मुझे मालूम नहीं है, मगर इतना मैंने देखा कि हम पीछे हैं, और यदि हम पीछे भी हैं तो ये चिंताजनक पहलू है। और अकेले कांग्रेस के लिए चिंताजनक पहलू नहीं है, ये सारे जो उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं, केदारखंड की बात करते हैं, उन सब के लिए भी चिंताजनक पहलू है। भाजपा के सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। मनोज रावत मेरी नज़र में आज भी जिन चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड खड़ा है, लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए एक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जहां पर कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कृषकों का खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। इस हेतु खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु किफायती तथा उपयोगी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए घेरा बाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती थी, जो अब बंद हो गई है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेर बाड़ हेतु विशेष बजट दिया जाए। ICAR की एक महत्वपूर्ण बैठक में मुझे भाग लेने का मौका मिला और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो हमारे प्रदेश से संबंधित जो समस्याएं थी, चाहे घेरबाड़ की बात हो, चाहे हमारे रिसर्च सेंटर को जिंदा करने की बात हो, चाहे जो हमारा तुमड़ी आलू है जिसकी पूरे देश में डिमांड है, उसको शोध के माध्यम से और आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खाद की बात हो, डिमांड की बात हो, सभी बिंदुओं को मैंने इस बैठक में उठाया है। और निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि इस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, वो मांगे पूरी होंगी और आने वाले समय में हमारा प्रदेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अडानी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश करण मारा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसे करण मारा ने कहा कि रिश्वत देना और लेना कानूनी रूप से अपराध है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने पूर्व में सेबी की अडानी से संलिप्तता को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
अमेरिका की एजेंसी ने भ्रष्टाचार का खुलासा कर राहुल गांधी की बात को सच साबित किया है। अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज में झूठा दावा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। अडानी समूह द्वारा कोयला खरीद के बाद गुजरात में बिजली की दरें 2021 और 2022 में बिजली 2 गुनी बढ़ी है। इस पर भी राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आगे कहा कि विदेशी धरती पर भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हम दो हमारे दो अडानी और अंबानी की जांच करने में डर रही है। कांग्रेस की मांग है कि इसकी जांच कर इसे पब्लिक डोमेन के सामने रखा जाए। विभाग अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर 2000 करोड़ की रिश्वत देने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं और ये आरोप भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है, जिसके तहत वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि में अधिक दामों में बिजली बेचे जाने का षड्यंत्र था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की कोशिश अडानी ग्रुप ने की। अमेरिका ने वारंट जारी किया, लेकिन भारत की सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय से सेबी के प्रमुख और अडानी के रिश्ते की बात कर रही थी, वो आज साबित हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी हम अडानी के कौन क्या अभियान चला रही थी, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, उसकी आज पुष्टि होती है। वहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से अडानी और अंबानी ग्रुप को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उनकी नीलामी में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आज जगजाहिर हुआ है। वहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनको जेल पहुंचाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका खुलासा हुआ है। दवायर जो हमारे FCPA का उल्लंघन, साथ में राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए। इस हादसे में 6 छात्रों की मौत के पीछे क्या वजह रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जहां घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। जैसे आपको पता है कि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की रात को एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक 7वां व्यक्ति जो उसमें सवार था वो अभी घायल है। और वस्तुतः ये लोग इनोवा वाहन पे सवार थे और बल्लूपुर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। ओएनजीसी चौक पर एक कंटेनर से पीछे से इसमें कोलिजन हुआ और उसके बाद इनोवा गाड़ी बहुत हद तक डैमेज हो गई और 50-60 फीट आगे तक घिसटती हुई चली गई और घिसटती हुई गई और एक पेड़ में टकरा गई। तो 2 टाइप का इसमें हुआ, एक तो कंटेनर से टकराई है और एक पेड़ से टकरा गई वही गाड़ी। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और देखने में पता चला कि संभवतः इसमें ओवर स्पीडिंग का केस रहा होगा, क्योंकि यह तभी है जब इतना ज़्यादा नुकसान तभी होगा जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही, है ना। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित है, परिवहन विभाग भी चिंतित है। हमसे रिपोर्ट भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ऑन रोड सेफ्टी यह भी रिपोर्ट मांग रही है इसमें कि बताइए कि क्यों दुर्घटना हुई और आप इसको ऐसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण तो किया ही किया था, गाड़ी को देखा, जो दोनों गाड़ी वहाँ थे उनको, उसके बाद जो कितना नुकसान हुआ है और कुछ CCTV फुटेज भी मिले हैं। इन सब चीज़ों को रास्ते में जो गाड़ियाँ जहाँ से गुजर रही थी, इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।